नमस्कार। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के संदर्भ में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य से आने वाले 100 से अधिक प्रश्न एवं उनके उत्तर पर चर्चा करेंगे, साथ ही कई उत्तरों की व्याख्या भी करेंगे। पहला प्रश्न है कि मूल अधिकार को मूल इसलिए कहते हैं या मूल अधिकार इसलिए मूल अधिकार कहलाता है क्योंकि वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधित नहीं है, मानव के प्राकृतिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है। और इसका आंसर होगा डी। मूल अधिकार की अवधारणा भारतीय संविधान में अमेरिका से आई है और अमेरिका में जब मूल अधिकार की बात हो रही थी तो यह माना गया ये मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है और इस भारत के संदर्भ में ये बात लागू होती है। जब हम मूल अधिकार से प्रश्न को ले रहे हैं तो संक्षेप में हम मूल अधिकार पर कुछ चर्चा कर लेते हैं, फिर आज लगभग मूल अधिकार से बहुत सारे प्रश्न पर चर्चा होती रहेगी। कहा जाता है कि मूल अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और उनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता। हालांकि इसके अपवाद भी हैं जब राज्य मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करती है। इसके साथ देखिए, ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण विकास करने के लिए आवश्यक है, जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो स्वाभाविक है कि मूल विकास का संबंध व्यक्तित्व के विकास के साथ भी है और इसके बिना मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तहत किया गया है और इसे बांटा गया है समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। और समानता के अधिकार की बात करें तो इसका उल्लेख 14 से 18 अनुच्छेद के बीच में है। स्वतंत्रता की बात करें तो 19 से 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो 23 से 24 के बीच में और धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 और सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अनुच्छेद 29-30 में इसका उल्लेख हुआ। अब हम मूल अधिकार से जुड़े हुए प्रश्न को लेंगे तो अधिकांश प्रश्न जो मूल अधिकार की अवधारणा है, अनुच्छेद है, किस अनुच्छेद में किस मूल अधिकार की बात की गई है, इससे ही जुड़े हुए प्रश्न होते हैं और प्रतियोगिता परीक्षा में भी अधिकांश प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। इन तीन ऑप्शन को देखिए तो भारतीय निलंबित नहीं किया जा सकता। कई ऐसे आपातकालीन स्थितियां हैं जिसमें कि मूल अधिकार को निलंबित किया जाता है, तो इससे निलंबित किया जा सकता है। ये आंसर सही होगा क्योंकि आपातकालीन परिस्थिति में नागरिकों को प्रदत्त कई मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन पे आइए, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका के स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, ऊपरी सभी को सुनिश्चित करना। जब भारत के संदर्भ में मौलिक अधिकार की बात होगी तो उसका मूल रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, चाहे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता हो, चाहे उनकी बोलने की स्वतंत्रता हो, उनसे जुड़ी ही हम बातों को देखते हैं। और इस आधार पे जो ऑप्शन हमारे पास सामने है उसमें से बी ऑप्शन सबसे सही है, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, न्यायपालिका खुद मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की रखवाली करती है, इसीलिए आंसर हो नहीं सकता। समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, दरअसल मौलिक अधिकार में जिन तत्वों का उल्लेख हुआ है उनमें समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देने का कहीं भी उल्लेख नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं कि भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता का आधार है। और चॉइस में आइए, भारत में इस प्रश्न को कई बार कई तरह से पूछा गया है। मूल बात यही है कि स्पष्ट समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को लेकर के कहीं पर किसी अनुच्छेद में उल्लेख नहीं है, लेकिन जो बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, उस स्वतंत्रता के अंतर्गत
समाचार पत्रों की भी स्वतंत्रता आती है। और वह इसी बात को लेकर कई तरह से इस पर प्रश्न बनाए जाते हैं। पहला ही चॉइस है कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी के अंतर्गत लोगों को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है मौलिक अधिकार के तहत। तो यहीं पर प्रेस की आजादी का संबंध या प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध संविधान का अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। अगले चॉइस पे देख लीजिए, तो संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता में निहित। इससे ज्यादा उपयुक्त हो रहा है चॉइस ए। अगला प्रश्न है कि धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? संविधान में मौलिक अधिकारों को कई भागों में विभाजित किया गया, जिसके अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता भी एक हिस्सा है, और उसका उल्लेख 25 से 28 तक के अनुच्छेद में किया गया। इसमें किस तरह की धार्मिक स्वतंत्रता होगी, उन तमाम बातों का उल्लेख। अगला प्रश्न है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के संदर्भ में है। केवल निषिद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, केवल हितबद्ध व्यक्ति द्वारा ही दाखिल की जा सकती है, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है, और अंतिम चॉइस है कि निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के द्वारा दाखिल की जा सकती है। और चॉइस के अनुसार ये सबसे उपयुक्त चॉइस है। निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। प्रश्न को समान भाषा में समझिए। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण से मतलब है कि जब किसी भी व्यक्ति को कानूनन या गैर कानून किसी भी तरह से उनकी जब गिरफ्तारी होती है, तो यदि उनके 24 घंटे के अंदर उन्हें न्यायालय के सामने नहीं प्रस्तुत किया जाता है, तो ऐसे में अपने मौलिक अधिकारों की संरक्षण के लिए, जिस पर आगे हम बहुत चर्चा होती रहेगी, न्यायालय के शरण में जाते हैं। और उसके बाद जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर होती है, वो किसके द्वारा दायर हो सकती है? स्वाभाविक है कि या तो जिन्हें बंदी बनाया गया वो दायर कर सकते हैं, या जो उनसे उनके हित से जुड़े हुए दोनों दायर कर सकती है। तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसकी व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत दायर किया जा सकता है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका दायर न्यायालय में हिरासत में लिए गए व्यक्ति से संबंधित है, या जांचता है कि क्या उसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी समान व्यक्ति को जिसे किसी समान विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? मतलब जिसे गिरफ्तार किया गया उन्हें किस तरह के अधिकार प्राप्त हैं? गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार है, मतलब उसे क्यों गिरफ्तार किया गया उन्हें जानने का अधिकार है। अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार है। ये भी बात सही है, ऊपर वाली बात सही है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले अधिकार, ये भी सही है, और इसका उपयोग सभी हो जाएगा। यहाँ 24 घंटे का मतलब ये समझ लीजिए, जितना गिरफ्तारी से लेकर के न्यायालय तक की जो दूरी होती है उसमें जो समय लगेगा, उसमें ये 24 घंटा शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? केवल कार्यपालिका, केवल न्यायपालिका, केवल लगा हुआ, इसीलिए न तो केवल कार्यपालिका होगा ना ही केवल विधायिका होगा, केवल न्यायपालिका के विरुद्ध। तो कार्यपालिका तथा विधायिका के विरुद्ध। न्यायपालिका के विरुद्ध तो ऐसे भी नहीं हो सकता। बार बार हम चर्चा आएगी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वो देश के नागरिकों को जो मौलिक अधिकार बन दिए गए हैं उनकी उन अधिकारों को सुनिश्चित करना न्यायालय के पास। इसलिए न्यायालय तो इस तरह के चॉइस में हमेशा से यदि होते हैं तो पहले इसको छांट दीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में जीवन का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का उल्लेख किया गया। तो भारतीय संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी में रखा गया है, और अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21
के अंतर्गत इस बात का उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके पीछे भारत की संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है? पहला, इसके वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, मतलब उसकी इच्छा है कि वो गाए या नहीं गाए। उसके बाद के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। यदि भारत की संविधान धार्मिक अधिकार के अंतर्गत यह अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति के अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन न हो। तीसरा ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने की कोई विधिक उपबंध नहीं है। और इसमें से यदि हम उत्तर पे चलते हैं तो उत्तर 1, 2 और 3, 1, 2 सही होगा, क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति, इस हिसाब से मेरा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है। अभी राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बात करने की कोई विधिक उपबंध नहीं है, इसके वजह से नहीं, बल्कि जो मौलिक अधिकार है उनका हनन ना हो, और या फिर उनकी जो स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, जिससे कि राष्ट्रगीत का संबंध बताया जा रहा है, तो इस आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर वाक की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता और उनके व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? नागरिकों को किस तरह से अधिकार दिए गए? स्वतंत्रता संबंधी अधिकार के अंतर्गत क्या क्या अधिकार आते हैं? क्या हथियार लेकर वो सभा कर सकते हैं? हथियार सहित सभा करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। इस तरह की सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है, बल्कि सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र कुछ दिन पहले तक देशद्रोह के अंतर्गत आ जाती थी, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल रोक लगा रखा है। हालांकि इस मुद्दे पर अभी सुनवाई हो रही है। भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये बिल्कुल सही बात है। हालांकि इस स्वतंत्रता में जब भी बोलने की स्वतंत्रता की बात आती है, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता आती है, तो मौलिक अधिकार ये अधिकार देता है, लेकिन इसके भी कुछ, इसके ऊपर भी किसी तरह के, कई तरह के प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप किस तरह के विचार व्यक्त कर सकते हैं, इसीलिए भारत के न्यायालय में मानहानि का भी मुकदमा चलता है। उत्प्रेषण रिट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किया जाता है? चॉइस देखिए, अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्यों के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों पर आक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर, और उपयुक्त सभी। अब उत्प्रेषण क्या है, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यह रिट किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को जो अपने अधिकारिता का उल्लंघन करता है, उसको रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। मतलब उच्च न्यायालय अपने निम्न न्यायालय को यह आदेश जारी करता है एक ऐसी परिस्थिति में जब वो अपने अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो, मतलब नीच न्यायालय के कार्रवाइयों को रोकता है, तो उसे ही कहते हैं उत्प्रेषण। और ये किस परिस्थिति में जारी किया जाता है? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए कार्य, मतलब यदि निचली अदालतें अपने अधिकारिता से बाहर काम कर रही तभी हो सकता है। दूसरा, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, न्याय के सिद्धांत के अतिक्रमण। और तीसरा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। न्यायालय द्वारा किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कह सकता है, किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, अपने अधीनस्थ न्यायालय से केस मंगा सकता है, किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए राजी किया जाता है। यहाँ पूछा जाता है परम आदेश का कहाँ क्या संबंध है, और इसके अंतर्गत हम पहले इसकी थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। इस प्रकार का परम आदेश वरिष्ठ न्यायालय का एक आदेश होता है जिसके द्वारा किसी सरकार एवं निगम
जिसमें कि सरकार और निगम भी सम्मिलित हैं, को उनके विधिक अथवा लोक कर्तव्य आरोपित कर्तव्य को रोकने का आदेश दिया जाता है अथवा उन कर्तव्यों को पालन करने का आदेश दिया जाता है। मतलब कि एक कोई सार्वजनिक संगठन हो या संस्थाएं हो, अगर सही रूप से काम नहीं कर रही है तो न्यायालय उन्हें जो आदेश देती है, जैसे कहा जाता है ना, न्यायालय ने इस काम पे रोक लगा दिया, न्यायालय ने सरकार के इस फैसले पे रोक लगा दिया, तो उस तरह की व्यवस्थाएं जो होती है उसी को परम आदेश करते हैं। और ये इसका डी आंसर सही हो जाएगा। किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व और कर्तव्यों का पालन करने के लिए राजी किया जाता है। यदि काम सही तरीके से ना हो रहा हो तो भी इस तरह के आदेश उस पर लागू होते हैं। यदि काम गलत तरीके से हो, उसको रोकना हो, तो भी उस पर इस तरह के आदेश लागू होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? भाग 3, जिसका संबंध मौलिक अधिकार के साथ है, और इसीलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इसे भारतीय संविधान का सर्वाधिक आलोकित भाग कहा। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि भाग 3 के अंतर्गत किस बात का उल्लेख है? भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार का उल्लेख है। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? कई बार सर्वोच्च न्यायालय में यह फैसला किया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं कर सकती है, उस पर एक अलग से चर्चा होगी। फिलहाल हम अपने प्रश्न में रहते हैं। तो प्रश्न है कि किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों को संशोधन करने का अधिकार दिया गया? तो वो था केशवानंद भारतीवाद। इस केशवानंद भारतीवाद से कई प्रश्न और भी पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को थोड़ा ये समझिए। इसमें कहा गया कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार है, लेकिन जो संविधान का फंडामेंटल है, मूलभूत उनकी संरचना है, उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती। और मूलभूत संरचना ढांचा क्या है उसकी व्याख्या फिर न्यायालय नहीं करता। हालांकि समय समय पर न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि संविधान का मूल ढांचा ये है, लेकिन इन्होंने कहा कि आप संविधान मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उससे भारतीय संविधान की जो मौलिक ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? पहली बात जान लीजिए, 1995 में यह पारित हुई थी अपराध, और इसे किस नाम से जाना जाता है? और इसके अंतर्गत सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से इन्हें जाना जाता है। वर्ष 1995 में पारित हुई थी। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? इस प्रश्न को कई बार कई तरह से पूछा गया है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को। पहली बात कि मूल संविधान में संपत्ति एक मौलिक अधिकार है, ये बात सही है, लेकिन आगे चल करके संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। वर्ष 1978 में संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति को मूल अधिकार से हटा दिया गया, और आगे चर्चा करेंगे फिर इसका हुआ क्या। इसमें भी पूछी जाती है कब इसको समाप्त किया गया। संविधान संशोधन था तो 44वां संविधान संशोधन था। इसके साथ साथ ये भी कभी पूछा जाता है कि बताइए कि क्या मूल संविधान में इस बात का उल्लेख था? तो निश्चित रूप से संपत्ति मौलिक अधिकार के रूप में मूल संविधान में उल्लेखित था। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति है तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 32(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय 32(2) यानी 32 और 226 बार बार उल्लेख आएगा जब मूल अधिकार की बात आती है। अनुच्छेद 32(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह मूल अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए निर्देश या आदेश प्रदान करें, जिनके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं किया जा सकता है, जो किसी व्यक्ति के निरुद्ध किए हुए रखते हैं। मतलब कि ऐसी व्यवस्था जो किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जा रहा, तो ऐसे परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कर सकती है।
भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। यहाँ पे था परिवर्तित, यहाँ पर है निलंबित। दोनों के बीच अंतर होता है। निलंबित मतलब कुछ समय के लिए इसे स्थगित कर दिया गया, समाप्त नहीं किया गया, इसे बदला नहीं गया, और ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जब भी भारतीय संविधान के अंतर्गत कई सारे आपातकालीन व्यवस्थाएं हैं और उस आपातकालीन व्यवस्था में कई मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे पहली बार संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। तो भारतीय संविधान में भी ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ही लिया गया। जब एक टॉपिक है कि भारतीय संविधान के स्रोत, तो उसमें से बहुत सारे प्रश्न होते हैं, उस पर अलग से एक टेस्ट सीरीज होगी। तो उसके अंतर्गत कहा गया कहाँ से क्या लिया गया, तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और मूल कर्तव्य उस समय के सोवियत संघ से ली गई थी। और इस प्रश्न को भी हम देखते हैं कि कई बार पूछा गया स्रोत के अंतर्गत, भारतीय संविधान के स्रोत। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका वर्णन है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन मिलता है? तो 24 अनुच्छेद हैं जिनमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया। धर्म आदि के आधार पर विभेद का रोक यानी प्रतिषेध। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? यानी अनुच्छेद 15 के अंतर्गत क्या आता है? इसमें है धर्म की स्वतंत्रता अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, उसके बाद है समानता का अधिकार। तो जब अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद की बात आती, विभेद पर प्रतिषेध की बात आती है, मतलब उस पर रोक की बात आती है, तो आता है समता के अधिकार के अंतर्गत, और इसका आंसर हो जाएगा डी। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? अभी चर्चा हो रही थी कि मूल अधिकार में संपत्ति का अधिकार भी शामिल था, और यहाँ के चॉइस को देखें कि भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कुल 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। आगे चलकर इसमें संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। और फिर अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? मूल में 7 थी, आगे चलकर संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया, अब ये 6 रह गई। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वां संशोधन द्वारा। लेकिन सीधी सी बात है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता मतलब अछूत के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया और कोई आज के समय में इतना महत्वपूर्ण प्रश्न भी ना रह गया। मूल अधिकारों का संरक्षक है डी, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 32(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय के अनुसार कोई व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये अनुच्छेद को हमेशा से याद रखना है कि 32(2) और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? इतना
इस प्रश्न को देखने के बाद ये पता चलता है कि क्या भारत में विदेशी नागरिकों को भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो उसका उत्तर है हाँ। भारत का संविधान विदेशी नागरिकों को भी मौलिक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वो सभी मौलिक अधिकार प्रदान नहीं करते हैं जो भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया। और यहीं से प्रश्न पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा अधिकार है जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है लेकिन विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? और यह है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। वरना विधि के समक्ष समानता विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। लेकिन अब व्यक्ति की स्वतंत्रता की जब बात आती है तो ये केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। यहां देख लीजिए कि वो अधिकार जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय अनुच्छेद 15 के अंतर्गत उल्लेखित 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार, स्वाभाविक है कि इसे संवैधानिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। मौलिक अधिकार, वर्तमान समय में मौलिक अधिकार इस पे काफी चर्चा हो चुकी है, नहीं है। वैधानिक अधिकार, उसके बाद नैतिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं। और चूंकि कानूनी अधिकार, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार, ऐसा नहीं है कि लोगों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, लेकिन कानून वो मौलिक अधिकार नहीं होगी फिर और कानूनी अधिकार होगी। फिर इस दोनों के बीच अंतर क्या? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने उस अधिकार के लिए न्यायालय के संरक्षण में जा सकता है, लेकिन जब कानूनी अधिकार की बात होगी तो जो किसी देश का कानूनी व्यवस्था होगी उसी के अंतर्गत वो अपने संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, संपत्ति का मालिक बन सकते। ऐसा नहीं है कि संपत्ति को जब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया फिर उन्हें कानूनी अधिकार बना दिया गया, वैधानिक अधिकार बना दिया गया तो लोगों भारत में अरबपति नहीं है। भारत में उसके बाद अरबपतियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन वो कानूनी तरीके से अर्जित धन, अब वो अपने मौलिक अधिकार की जो प्रकृति होती है उससे वो अलग है। इसमें हो जाएगा वैधानिक। समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत हुआ है? समानता का अधिकार की बात चर्चा अनुच्छेद 13, 14, 15, 16 और नीचे बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसके अंतर्गत देख लीजिए समानता का अधिकार का उल्लेख होता है अनुच्छेद 14, 15 और 16 में, और इसका आंसर हो जाएगा सी 2, 3, 4। समानता का अधिकार से यहाँ पर है कि लिंग, जाति या अन्य जो यहाँ पर जिन शब्दों का उल्लेख हुआ उसके आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, और उसी को कहते हैं समानता का अधिकार। लिंग, जाति, वर्ण, धर्म आदि के आधार पर विभेद ना किया जाए। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इस पे चर्चा हुई है परम आदेश के बारे में। जब न्यायालय आदेश देता है ये काम होना चाहिए और यह काम नहीं होना चाहिए। संपत्ति का अधिकार डी कानूनी अधिकार है। उसके बाद संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण आदेश जारी करने का अधिकार निम्न में से किसे है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को अधिकार है। नहीं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है, और इसमें पूछा जा रहा है कि कहां से ये अदालतें शुरू होती है जो हमने निचली अदालत को इस तरह के जारी कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा जनपद न्यायालय तथा उससे ऊपर के न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को आदेश दे सकती है, उच्च न्यायालय जनपद के न्यायालय को आदेश दे सकती है, और जनपद का न्यायालय अपनी निचली अदालतों को आदेश दे सकती है। लेकिन उसके निचले जो अदालतें होंगे उससे नीचे का अदालत को इस तरह की रीट जारी नहीं कर सकती। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें कहा गया कि 24 घंटे के अंदर यदि नहीं हाजिर होती है तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप करती है। स्वतंत्रता के मूल अधिकार के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 19 में
के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं? और इसमें मूल संविधान में 7 प्रकार की बात स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 6। मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय दोनों के ऊपर उत्तर हो जाएगा सी। जब भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के ऊपर ये दायित्व है कि मौलिक अधिकारों को लागू कराए। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की अवहेलना हुई है तो वो व्यक्ति अपने अधिकार के लिए उच्च न्यायालय 226 अनुच्छेद के अंतर्गत और उच्चतम न्यायालय 32 अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के दरवाजा को खटखटा सकती है। मौलिक अधिकारों का निलंबन का अधिकार किसको है? इस पे प्रश्न पहले भी आ चुके हैं। निलंबन का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। प्रवर्तित करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता हो तो सबसे नजदीक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होता है और इसमें 24 घंटे का समय अंदर। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? संवैधानिक उपचार से इसके अंतर्गत सी अनुच्छेद 32। और संवैधानिक उपचार से मतलब यही होता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, चाहे वो किसी भी तरह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो वो व्यक्ति इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जा सकती है। और सर्वोच्च न्यायालय में इस अनुच्छेद 32 के तहत वो इस बात की मांग कर सकते हैं कि उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाए। और इसीलिए इसे कहा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया, तो इसका आंसर होता है 32। इस अनुच्छेद के बारे में भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि ये संविधान की आत्मा है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है, तो रिट जारी करती है ये संसद नहीं करती है, क्योंकि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व या तो उच्च न्यायालय के पास है या फिर सर्वोच्च न्यायालय के पास है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? स्वाभाविक है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन की जहां तक बात आती है, एक है निलंबन, दूसरा है संशोधन, एक है परिवर्तन। ये 3 शब्द आते हैं, तो यहाँ पर संशोधन है, दूसरा होता है निलंबन, ये राष्ट्रपति के पास है, और संशोधन संसद के पास है। और संसद का मतलब ही होता है, जब संसद का उल्लेख हो रहा हो तो कई बार पूछा भी कि संसद का मतलब क्या हो। संसद का मतलब होता है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो स्वाभाविक है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति भी आ गए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किस मूल अधिकार का वर्णन है? 23 संविधान 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन में है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। स्वाभाविक है कि इसमें से ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ए। और यदि बीपीएससी में ई चॉइस हो तो वो ई चॉइस सबसे उपयुक्त चॉइस हो जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर ई चॉइस नहीं है इसीलिए यहाँ पर इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न है कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को केवल में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को केवल में संशोधित किया जा सकता है, केवल संसद में संशोधित किया जा सकता है। संशोधन का जहां तक बात हुई तो स्वाभाविक संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है और उनको कानून में संशोधन करने का भी अधिकार है। उन संशोधनों की समीक्षा करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारतीय संविधान
कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, और इसका आंसर है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 17। और इसका आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 14। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो इसके बात होगी राष्ट्रपति के पास। परिवर्तन न्यायालय, निलंबन राष्ट्रपति, संशोधन संसद। अनुच्छेद 29 में वर्णित अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को लेकर के। 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित अधिकारों का उल्लेख हुआ है कि उन्हें किस तरह से अपने धार्मिक हितों की सुरक्षा करना है, इसके साथ अपने अल्पसंख्यकों की जो शैक्षिक संस्थानों उनमें किस तरह से प्रबंधन होगा, इन तमाम बातों का उल्लेख अनुच्छेद 29 में किया गया है। लेकिन यहाँ पर उल्लेखनीय है कि अभी तक भारतीय संविधान ने अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया है। ये तय नहीं है कि अल्पसंख्यक के अंतर्गत कौन आएंगे। हालांकि कहा गया है कि भाषाई और धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यकों की पहचान हो, और ये भी न्यायालय के फैसले के द्वारा ही सब आता है, जबकि संविधान में इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है कि अल्पसंख्यक कौन हो। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने के कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? और इसमें देखिए, समता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, और इसका उल्लेख 23 और 24 में, अनुच्छेद 23 और 24 में। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता है? इसमें 20, 21, 22 और 17 अनुच्छेद की चर्चा है। और इस बात पहले तो यहाँ से समझिए कि हमारी न्यायिक व्यवस्था या संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार का में इस बात का उल्लेख है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, और इसका संबंध है अनुच्छेद 20 से। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? स्वाभाविक है, आज के समय में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। आंसर हो जाएगा बी। समता का अधिकार मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता, इस क्वेश्चन पे भी चर्चा हो सकी, अनुच्छेद 17। उसके बाद है भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित जो उसका उल्लेख है अनुच्छेद 23-24 के अंतर्गत। नहीं, इसका आंसर होगा डी, धार्मिक स्वतंत्रता। 23-24 शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करता है। उसकी धार्मिक स्वतंत्रता की जब बात आएगी तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 30 तक धार्मिक स्वतंत्रता की बात होती है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 का संबंध है सी, धर्म की स्वतंत्रता से। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में वर्णित है, बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है? मतलब 14, 15, 16 ये समता के अंतर्गत आता है, ये स्वतंत्रता के अनुच्छेद स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है, मतलब भिन्न है। मौलिक अधिकार होते हुए भी जिस तरह की प्रवृत्ति 14, 15, 16 की है, उस तरह की प्रवृत्ति अनुच्छेद 19 की नहीं। एक समानता के अंतर्गत आती है, दूसरी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? और अभी चर्चा हो रही थी अनुच्छेद 32, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों की बात कही गई है, और इसे ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है।
स्वाभाविक है कि जब नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी तो उनके हर तरह की स्वतंत्रता उससे बाधित होगी। और अनुच्छेद 32 न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, और किस प्रकार से रक्षा हो यह तय करना मौलिक न्यायालय के ऊपर छोड़ा गया। तो इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। भारत के संविधान के भाग 3 का संबंध है तो मूल अधिकारों से। अगले प्रश्न बोलते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा समान काम के समान वेतन के लिए काफी चर्चा में रहा। बिहार के संदर्भ में भी देखे तो काफी चर्चा में रहा है, विशेषकर नियोजित शिक्षकों के बीच या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और इसका उल्लेख है 14 और 16 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा 14, 15 और 16। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित? उसका आंसर होगा डी, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बच्चों के शोषण को रोकने की व्यवस्था की गई है। और इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो जो बोलने की स्वतंत्रता है उसी के अंतर्गत 19A के अंतर्गत। उसके बाद किस अधिनियम के अंतर्गत विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी निरोध अधिनियम बनाया गया? अधिनियम 1974 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक अधिकार हैं किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार है लेकिन वो मूलभूत अधिकार नहीं है। ऑप्शन देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। इसके ऊपर आइए तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार जो एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं। मत देने का अधिकार इसके पास है, एक नागरिक अधिकार है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि मत देने का अधिकार को आप किसके अंतर्गत रखते हैं? राजनीतिक अधिकार या आर्थिक अधिकार या कानूनी अधिकार? जिस तरह से संपत्ति के बारे में कहा जाता है यह वैधानिक या कानूनी अधिकार में परिवर्तित हो चुकी है मूल अधिकार से, उसी तरह से मत देने का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? इसका होगा एक नागरिक का अधिकार। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता और सामाजिक समानता। और समानता की जब बात होती है भारतीय संविधान के अंतर्गत, यहाँ पर आर्थिक समानता के करके हटा करके यदि अवसर की समानता रख दें फिर इसका आंसर उपयुक्त में से सभी हो जाता है। यहाँ आर्थिक समानता का अर्थ बहुत व्यापक रूप में देखें तो भारतीय संविधान सभी नागरिकों के विकास के लिए एक समान अवसर प्रदान करता है। यदि यहाँ पर इसका अर्थ ये है तो ये बात सही है कि उपयुक्त सभी होगा, लेकिन अवसर की समानता का उल्लेख हमारे संविधान में धार्मिक रूप से किसी प्रकार का विभेद नहीं हो सकता, हम सामाजिक रूप से किसी प्रकार का विभेद नहीं कर सकते। इसका आंसर होगा डी। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवाओं में खान लगाए जाने का यह है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप नहीं लगा सकते, ये कोई नहीं लगा सकता। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी, हाँ ये प्रश्न है। अभी तक संपत्ति के मूल अधिकार पे काफी चर्चा हुई कानूनी अधिकार, लेकिन ये प्रश्न कुछ अलग तरह से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? स्वाभाविक है जब मूल अधिकार की बात हो रही थी तो उसमें वहां पे मूल अधिकार की श्रेणी में आती थी, अब लेकिन यह अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है। भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, तो बार बार यह अनुच्छेद 19। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, हड़ताल पर जाने का अधिकार, धर्म का अधिकार। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। अब किसी भी कार्य करने की स्वतंत्रता, ये मौलिक अधिकार, हड़ताल पे जाने का अधिकार, ठीक, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार, अब प्रश्न मौलिक कर्तव्य से लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है क्या? मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकारों को अधिक सबल बनाना, विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रण। और ये आंसर सही होगा। आते हैं थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य के बारे में, क्योंकि आगे तमाम प्रश्न मौलिक कर्तव्य से आएंगे, तो संक्षिप्त में मौलिक कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। एक तरफ मौलिक अधिकार का उल्लेख था, लेकिन मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। फिर इसके लिए एक समिति बनी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिन्होंने अनुशंसा की और इनके अनुशंसा पर संविधान में 42वें संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। यहाँ से भी प्रश्न आएंगे आगे प्रैक्टिस सेट में, लेकिन समझ लेना है कि वो समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अनुशंसा पर संविधान में 42वें संशोधन किया गया। 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। उसके बाद चर्चा हुई है कि मौलिक कर्तव्य, जिस तरह से मौलिक अधिकार अमेरिका से ले गए स्रोत के तौर, उसी तरह से मूल कर्तव्य को सोवियत संविधान से लिया गया। इसके बाद इस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग 4 क जोड़ा गया और इस नए भाग में केवल एक अनुच्छेद 51 क को शामिल किया गया। अनुच्छेद में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख रखा गया है। एक तो मौलिक संविधान में मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर इस मौलिक कर्तव्य आए। आरंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 46वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य में एक और कर्तव्य जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता और संरक्षकों का कर्तव्य होगा कि वह उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करे। इस तरह से भारतीय संविधान में अभी मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। अब आते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? भारतीय न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, इस बात मौलिक कर्तव्य में इस बात का उल्लेख नहीं है। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य में उल्लेखित है। जब 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, उनमें इस बात का उल्लेख है कि हमारी अपनी जो विरासत समृद्ध संस्कृति मिली है, उनको संरक्षित करना और उनको महत्व प्रदान करना मौलिक कर्तव्य होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कारों का विकास, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। भारत के संरक्षित विरासत का समृद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। उसके बाद आम भाईचारा की भावना को उजागर करना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत है। बी, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत शामिल नहीं है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है? देश की सुरक्षा करना तथा आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत होना, सही बात है।
उसके बाद है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं उसमें सुधार। फिर है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना। और सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, ये नागरिकों के कर्तव्य है। और इसमें फिर से एक बार नजर डालिए, देश की रक्षा करना और आवश्यक होने पर देश की सेवा के लिए प्रस्तुत मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा एवं सुधार, पर्यावरण की सुरक्षा एवं उनमें सुधार का उल्लेख कई बार पूछा भी है कि कहाँ पर है, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया है। इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल है उसके प्रति भारत के नागरिक अपना समर्थन व्यक्त करें। सत्तारूढ़ दल और सरकार के बीच में अंतर होती है। सरकार के खिलाफ आप षड्यंत्र नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ दल का समर्थन करें, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसीलिए आंसर हो जाएगा डी। मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है। अभी चर्चा हो ही रही थी कि 42वें संशोधन के दौरान मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अगला प्रश्न है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? जब 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। अगले प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से आया था? इसमें पूर्व सोवियत संघ के साथ से लिया गया था। संवैधानिक स्रोत के अंतर्गत हम देखते हैं कि पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को लिया गया। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्नलिखित में से किस समिति, जो अभी चर्चा हो रही थी, स्वर्ण सिंह समिति ने इसकी अनुशंसा की थी कि मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया जाए, और इन्होंने 10 मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान में शामिल करने का अनुशंसा की थी। उसके बाद है भारतीय संविधान में किस वर्ष मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था? जिसका आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन 1976। संविधान में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य थे? जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे। आगे चल करके वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाहित किए गए थे, मतलब किस वर्ष? 1976 में। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो भाग 4 का। अगला प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य को, ये हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वाले को क्या हो सकता है? यदि मान लीजिए मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करता तो उसे क्या उसे दंड दिया जा सकता है, या दंड देने की व्यवस्था ही नहीं है? वास्तव में मौलिक कर्तव्य करने पर, उसकी अवहेलना करने पर दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार उपयुक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? स्वाभाविक है कि मौलिक कर्तव्य से है, और मौलिक कर्तव्य को संविधान के एक ही अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। वो अनुच्छेद है 51 या 51 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं, और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। धर्मनिरपेक्षता का संबंध मौलिक कर्तव्य से यहाँ पे नहीं। इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य की आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, समाज का आज्ञा पालन और करों की अदायगी, ये मौलिक कर्तव्य नहीं के अंतर्गत नहीं आती है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया थी? वो चीज चर्चा हो चुकी। 42वें संविधान 46 में संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हो गए? 11 हो गए, पहले 10 थी। भारतीय संविधान के में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग में जोड़ी गई? तो भाग 4 में। उसके बाद भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्य किसके लिए है? तो मौलिक कर्तव्य भारत के सभी नागरिकों के लिए है।
भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा काफी चर्चा हो चुकी है, मूल कर्तव्य के अंतर्गत। हिंसा का परित्याग मूल कर्तव्य के अंतर्गत शामिल है। धर्मनिरपेक्षता, भारत के संदर्भ में कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्षता यदि सर्वोच्च न्यायालय की विश्लेषण की उसकी जो टिप्पणियां हैं, उन्होंने बार बार कहा कि इसे मूल ढांचे के अंतर्गत रखा जाए, भारत की धर्मनिरपेक्षता। और भारतीय धर्मनिरपेक्ष शब्द को भारत के प्रस्तावना में रखा गया, जहां पर पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख हुआ है। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं हुआ। भारत के सार्वभौमिक एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये है। बार बार धर्मनिरपेक्षता को मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत रखा जाता है, खास करके ऑप्शनल पीटी में जब ऑप्शन में रहता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि धर्मनिरपेक्षता हमारे प्रस्तावना से जुड़ी हुई बातें हैं और इसे संविधान के मूल ढांचे के तौर पर देखा जाता है, न कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत इसे रखा गया। भारतीय संविधान से मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व 100+ क्वेश्चन पे और आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पाठ चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।